राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा वोट वापसी सरपंच के लिए प्रस्तावित कानून। इस कानून में सरपंच को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने की प्रक्रिया दी गई है। इस कानून के गैजेट यानी भारत के राजपत्र में आने के बाद यदि ग्राम पंचायत के मतदाता सरपंच के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे बदलने के लिए अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे। इस कानून को मुख्यमंत्री विधानसभा से पास करके लागू कर सकते हैं। यदि आप इस कानून का समर्थन करते हैं तो मुख्यमंत्री को एक पोस्ट कार्ड भेजें। पोस्ट कार्ड में यह लिखें, मुख्यमंत्री जी, वोट वापसी सरपंच कानून गैजेट में छापें #BVP सरपंच #RRP 28। इस ड्राफ्ट में 2 भाग हैं। भाग 1 नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश बताता है और भाग 2 नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश बताता है। भाग 1 नागरिकों के लिए निर्देश। निर्देश 1, इस कानून के गैजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। ग्राम पंचायत का मुखिया यानी सरपंच इस पासबुक के दायरे में आएगा। तब यदि आप सरपंच के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते हैं, तो पटवारी कार्यालय में जाकर किसी भी दिन स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाइल ऐप से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते हैं। आपकी स्वीकृति की एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। नागरिकों के लिए निर्देश संख्या 2, यदि आपका नाम राज्य की वोटर लिस्ट में है और आप इस कानून की किसी धारा में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, तो अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में इस कानून के जनता की आवाज खंड की धारा 8.1 के तहत एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर 20 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर शपथ पत्र स्वीकार करेगा और इसे मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा। भाग 2 में अधिकारियों के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश संख्या 3, सरपंच के प्रत्याशी द्वारा आवेदन। यदि पंचायत का कोई मतदाता सरपंच बनना चाहता है, तो वह किसी भी दिन तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तहसीलदार सरपंच के लिए तय जमानत राशि के बराबर शुल्क लेकर आवेदन स्वीकार कर लेगा। आवेदन जमा होने के बाद यदि प्रत्याशी किसी समय अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। तहसीलदार शपथ पत्र को स्कैन करके जिला कलेक्टर की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा और प्रत्याशी को एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा। निर्देश संख्या 4, मतदाता द्वारा प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए हाँ दर्ज करना। कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या मतदाता पहचान पत्र के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर सरपंच के किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कंप्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ को दर्ज करके रसीद देगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशियों के नाम एवं मतदाता की पहचान पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक करेगा। मतदाता अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है। स्वीकृति हाँ दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रुपये फीस देगा। BPL कार्ड के लिए फीस 1 रुपये होगी। यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृति रद्द करवाने आता है, तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फीस लिए रद्द कर देगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS द्वारा दर्ज करता है, तो सभी मतदाताओं के लिए शुल्क 50 पैसा रहेगा। प्रत्येक सोमवार को महीने की 5 तारीख को कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त सभी प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों
की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियों का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा। अधिकारियों के लिए निर्देश संख्या 5, सरपंच के परीक्षण चुनाव की शर्तें। यदि सरपंच पद का कोई प्रत्याशी नीचे लिखी गई 3 शर्तें पूरी कर लेता है तो सरपंच इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री से विनती कर सकता है कि वे अमुक पंचायत में सरपंच का परीक्षण चुनाव यानी टेस्ट इलेक्शन आयोजित करें। यदि सरपंच 7 दिनों के भीतर अपना इस्तीफा नहीं देता है तो मुख्यमंत्री अमुक पंचायत में सरपंच का परीक्षण चुनाव कराने के आदेश जारी करेंगे। यदि सरपंच पद के किसी प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या वर्तमान सरपंच की स्वीकृतियों से अधिक हो गई है। यदि सरपंच पद के किसी प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या वर्तमान सरपंच को पिछले चुनाव में मिले वोटों की संख्या से भी अधिक हो गई है। यदि स्वीकृतियों का यह आधिक्य अमुक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं का 10% से अधिक भी है। स्पष्टीकरण: मान लीजिए कि किसी ग्राम पंचायत में कुल 5000 मतदाता हैं और पिछले चुनावों में मौजूदा सरपंच को 2000 वोट प्राप्त हुए थे, तो परीक्षण चुनाव सिर्फ तब होगा जब किसी प्रत्याशी को कम से कम 2000 + 500 यानी 2500 से अधिक स्वीकृतियां मिलें। यहाँ कुल मतदाता 5000 हैं, अतः इसका 10% 500 को 2000 से जोड़ा गया है। आशय यह है कि यदि किसी प्रत्याशी को 2400 स्वीकृतियां मिल जाती हैं तो परीक्षण चुनाव नहीं होगा और मौजूदा सरपंच को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। किंतु यदि किसी प्रत्याशी को 2500 से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती हैं तो ही परीक्षण चुनाव होगा, अन्यथा नहीं। अधिकारियों के लिए निर्देश संख्या 6, सरपंच के परीक्षण चुनाव की प्रक्रिया। यदि धारा 5 में बताई गई तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो परीक्षण चुनाव आयोजित किए जाएंगे। परीक्षण चुनाव के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मतपत्र पर कुल 11 प्रत्याशियों के नाम रहेंगे और सबसे ऊपर पदासीन यानी वर्तमान सरपंच का नाम रहेगा। शेष 10 प्रत्याशी वे होंगे जिन्होंने सरपंच के प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा स्वीकृतियां प्राप्त की हैं। पदासीन सरपंच को वही चिन्ह आवंटित किया जाएगा जिस चिन्ह पर उसने पूर्व चुनाव जीता है। एक बार परीक्षण चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रत्याशी अपना नाम वापस नहीं ले सकेगा। यदि परीक्षण चुनाव में कोई प्रत्याशी इतने वोट प्राप्त कर लेता है कि नीचे दी गई 2 में से कोई एक शर्त पूरी हो जाती है तो पदासीन सरपंच के जगह पर अमुक प्रत्याशी को सरपंच नियुक्त कर दिया जाएगा। शर्त 1, यदि किसी प्रत्याशी को पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 51% वोट प्राप्त हो जाते हैं, अथवा शर्त 2, यदि किसी प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, एवं शर्त 3, यदि किसी प्रत्याशी को वर्तमान सरपंच को पिछले चुनाव में मिले वोटों से उतने अधिक वोट प्राप्त होते हैं जितना पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं का 10% होता है। स्पष्टीकरण 1, मान लीजिए कि किसी पंचायत के मतदाता क्षेत्र में कुल 5000 मतदाता हैं और पिछले चुनावों में मौजूदा सरपंच को 1500 वोट प्राप्त हुए थे, तो नए सरपंच को कम से कम 1500 + 500 यानी 2000 वोट लाने होंगे। यहाँ कुल मतदाता 5000 हैं, अतः इसका 10% 500 को 1500 में जोड़ा गया है। अब मान लीजिए कि परीक्षण चुनाव में कोई प्रत्याशी 1800 वोट लाता है और पदासीन सरपंच को परीक्षण चुनाव में 1500 वोट मिलते हैं, तब भी मौजूदा सरपंच ही सरपंच बना रहेगा। धारा 6.1 देखें। स्पष्टीकरण 2, मान लीजिए कि किसी पंचायत में 5000 मतदाता हैं और मौजूदा सरपंच को पिछले चुनाव में 3500 वोट प्राप्त हुए थे, किंतु परीक्षण चुनाव में यदि किसी प्रत्याशी को 2600 वोट प्राप्त होते हैं और मौजूदा सरपंच को 2000
वोट मिलते हैं तो मौजूदा सरपंच हटा दिया जाएगा, क्योंकि 6.1 में दी गई 51% से अधिक मत प्राप्त करने की शर्त पूरी हो चुकी है। अधिकारियों के लिए निर्देश संख्या 7। सरपंच के लिए सहचुनाव की अतिरिक्त प्रक्रिया। सहचुनाव मतलब को इलेक्शन। मुख्यमंत्री एवं राज्य के सभी मतदाता राज्य चुनाव आयोग से विनती करते हैं कि जब भी जिले में कोई भी पंचायत चुनाव, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव या अन्य कोई भी चुनाव करवाया जाएगा तो इन चुनावों के साथ राज्य चुनाव आयुक्त सरपंच के चुनाव के लिए भी मतदान कक्ष में एक अलग से मतपत्र पेटी रखेगा, ताकि मतदाता यह तय कर सकें कि वे मौजूदा सरपंच की नौकरी चालू रखना चाहते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को यह नौकरी देना चाहते हैं। इस चुनाव की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसी धारा 6.2 में सरपंच के परीक्षण चुनाव में बताई गई है। यह चुनाव में भी मतपत्र कुल 11 प्रत्याशियों के नाम होंगे और सबसे ऊपर मौजूदा सरपंच का नाम होगा। शेष 10 प्रत्याशी वे होंगे जिन्होंने सरपंच के प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा स्वीकृतियां प्राप्त की हैं। यह चुनाव में भी पदासीन सरपंच को वही चिन्ह आवंटित किया जाएगा जिस चिन्ह पर उसने पूर्व चुनाव जीता है। जीत हार का समीकरण फॉर्मूला ठीक वही रहेगा जैसा परीक्षण चुनाव में बताया गया। अधिकारियों के लिए निर्देश संख्या 8। जनता की आवाज। यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर ID नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा। यदि कोई मतदाता धारा 8.1 के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज करना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रुपये का शुल्क देकर अपनी हाँ या ना दर्ज करवा सके। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ या ना को मतदाता के वोटर ID नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। राइट टू रिकॉल वोट वापसी कानून का ड्राफ्ट यहाँ समाप्त होता है। इस कानून को गजट में प्रकाशित करवाने के लिए एक आम मतदाता के रूप में आप क्या सहयोग कर सकते हैं। सहयोग 1। कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के पते पर पोस्ट कार्ड लिखकर इस कानून की मांग करें। पोस्ट कार्ड में यह लिखें, मुख्यमंत्री जी प्रस्तावित वोट वापसी सरपंच कानून गैजेट में छापें। #VVP सरपंच। सहयोग 2। ऊपर दी गई इबारत उसी तरफ लिखें जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्ट कार्ड भेजने से पहले पोस्ट कार्ड की एक फोटोकॉपी करवा लें। यदि आपको पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा आदि भी भेज सकते हैं। सहयोग 3। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्ट कार्ड की जो फोटोकॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप PM को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटोकॉपी रजिस्टर के पन्नों पर चिपकाते रहें। इस तरह आपके पास भेजी गई चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा। सहयोग 4। आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते हैं, किंतु इस कानून ड्राफ्ट के लेखक का मानना है कि सभी नागरिकों को यह चिट्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए। तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों? यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती हैं
तो इसका ज़्यादा प्रभाव होगा और मुख्यमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूँकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है, अतः पूरे देश में सभी शहरों के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गई है। यदि आप चिट्ठी भेजते हैं तो 5 तारीख को ही भेजें। शाम को 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते हैं। अब मान लीजिए यदि किसी शहर में 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते हैं तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वरना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएंगी, जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिकों को असुविधा होगी। और इसके बाद पोस्टमैन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जाएंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले जिम्मेदार नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते हैं। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अतः यदि आप यह चिट्ठी भेजते हैं तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डालें। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते हैं तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजें। आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, किंतु हमारे विचार में यथासंभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए, क्योंकि हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत बड़ा होता है और वहां से पोस्टमैन को चिट्ठियां निकाल कर ले जाने में ज़्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती। सहयोग 5। यदि आप फेसबुक पर हैं तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें। सहयोग 6। यदि आप ट्विटर पर हैं तो मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्वीट करें, @CMO राज्य का नाम। कृपया यह कानून गैजेट में छापें, #VVP सरपंच। सहयोग 7। पीएम या सीएम यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वह स्थानीय स्तर पर महीने के दूसरे रविवार यानी सेकंड संडे को सायं 4 बजे मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते हैं। सेकंड संडे के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगैरह रख सकते हैं, किंतु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा। सहयोग 8। अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह जी से प्रेरित यह एक विकेंद्रित जन आंदोलन है। 8 धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आंदोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते हैं करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है और आप इस बुकलेट को अपने स्तर पर छपवा कर नागरिकों में बांट सकते हैं। इस आंदोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते हैं जिससे नागरिकों को परेशानी होकर समय, श्रम, धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग पीएम यानी प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए नागरिकों को ना तो किसी नेता की जरूरत है और ना ही मीडिया की। धन्यवाद।